आज की क्लास का टॉपिक हमने आपके कहने पे रखा। 3:01 हो गई है तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल को कोई ये ना कहे सर आपने जल्दी स्टार्ट कर दी थी, मेरी रह गई। आज का टॉपिक है हमारा कि एफआईआईज। हम जब भी देखते हैं कि वो हाई पे बाय करते हैं और जब लो हो रहा होता है तो उनकी वजह से ही होता है और वो सेल कर रहे होते हैं। चलिए थोड़ा सा डेटा देखते हैं। डेटा मैंने कल आपको भेजा भी था, मैं वही निकाल रहा हूं आपके सामने। थोड़ा सा डेटा दिखा रहा हूं आपको, मंथली डेटा। एफआईआईज ने मार्च में परचेजिंग की है। एफआईआईज ने मार्च में परचेजिंग की। मार्च 2023 में उन्होंने परचेज किया। फेब्रुवरी में सीधे 11,000 करोड़ का सेल कर दिया और जनवरी में और ज्यादा सेल किया। दिसंबर 2020 में ज्यादा सेल किया था। नीचे से शुरू करते हैं। अगस्त में उनकी बाइंग चल रही थी। सितंबर में उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की और 18,000 करोड़ का बेच दिया और सितंबर में मार्केट डाउन भी गई। फिर अक्टूबर में वो लगभग सो रहे, उन्होंने कुछ बेचा खरीदा नहीं, थोड़ा 15 दिन खरीदा और 15 दिन बेचा। मतलब अक्टूबर के मिड में, 15 अक्टूबर से उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी थी तो अक्टूबर में पहले मार्केट गिरी थी और फिर जब उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी तो बढ़ गई। नवंबर में उन्होंने बहुत ज्यादा खरीदा, बहुत बढ़ गई, लास्ट ईयर की बात चल रही है। फिर दिसंबर में उन्होंने सेलिंग करी। दिसंबर से लेके और फरवरी तक उन्होंने सेलिंग की। और आपको याद है फरवरी में मैं कह रहा था उनकी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन 9% पे आ गई थी। एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 9% पे आ गई थी और मैंने ये कहा था कि बस 9% मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लोएस्ट लेवल जो मैंने लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का देखा था वो 13 to 15% तक था। 9% मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। तो 9% जब आई तो मैंने कहा था कि अपना घर बार बेच के भी मार्केट में लगा दो, यहां से मार्केट बहुत बढ़िया भागेगी। और उस टाइम पर मार्केट थी 14-15 हजार जो कि डिप था। और वही फेब्रुवरी के 15-16 तारीख से स्टार्ट हुई मार्केट और फिर मार्च में बाइंग हुई। उसके बाद मैं नेक्स्ट दिखा देता हूं आपको। फेब्रुवरी के बाद देखिए अप्रैल में बाइंग हुई, मई में बहुत ज्यादा बाइंग हुई, जून में भी बाइंग हुई और जुलाई में भी बाइंग हुई। और मार्च से लेके और जुलाई तक कितने महीने हुए? 4 महीने, लगभग 3.5 महीने में। 3.5 महीने में मार्केट को 14-15 हजार से 19,000 ये ले आए। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं 4,000 पॉइंट की तो ये 25% बैठता है। 25% की रिटर्न मार्केट एक साल में देती है, जो कि सिर्फ 3.5 महीने में दे दी गई। उतना होने के बाद भी क्या हुआ, जो उनकी लॉन्ग पोजीशन 9% थी वो बढ़ के 51% पे आ गई। और जैसी 51% पे मैंने कहा है कि अब देखो लॉन्ग पोजीशन अब ज्यादा हो गई है। लॉन्ग पोजीशन ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि अब थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं। हाँ, अब हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि यहां पर से प्रॉफिट बुकिंग एफआईआई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन ज्यादा हो जाएंगी। लॉन्ग पोजीशन ज्यादा हो जाएंगी तो आप जो है वहां पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, एग्रेसिव बाइंग को बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही जुलाई में आपकी पोजीशन 51% बनी, लॉन्ग पोजीशन 51% बनी, तो मैंने सबको कहा यहां पर अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अगर किसी ने एग्रेसिव बाइंग की गई है या एफएनडो में पोजीशन बनाई हुई है तो थोड़ी कम कर ले। अगर यहां से डिप आए तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसे होल्ड कर पाए। आपके पास अगर इक्विटी में आपने लोन लेकर पैसा लगाया हुआ है तो इतना होना चाहिए कि आप उसको रख पाए, आपको बेचने की जल्दी ना हो। क्या होती है लॉन्ग शॉर्ट अभी बताएंगे। 51% होती ही मैंने कहा कि एक बार को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, यहां से वो नेगेटिव नहीं होते। लेकिन अगर ये बढ़ के 60-65 हो जाए तो ये बहुत ज्यादा होती है। मैंने आज तक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन 75 से ज्यादा नहीं देखी और ज्यादातर 65 पे ही सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। 75 तो मैंने बहुत कम देखी है, ज्यादातर 65 से ही सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगस्त में उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग करी, अगस्त में सेलिंग आई। फिर सितंबर 2023 में सेलिंग आई और अक्टूबर में, आपको भी पता है ये 3 ही मंथ में मार्केट ने फिर से लो बनाया, वापस 15,000 गई। और फिर से यहां पर उनकी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन 9 से 11% के बीच में हो गई। मैंने फिर से कहा एक बार यहां पर फिर से बाय कीजिए और बाय की गई। बाई करने के बाद मैंने फिर से कहा कि अब उनकी बाइंग शुरू हो गई। नवंबर दिसंबर, अभी 1.5 महीना ही हुआ है और 1.5 महीने से मार्केट भाग रही है। वही 15,000 का लो लगा के लगभग थोड़ी सी अक्टूबर में भी बाइंग हुई थी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2 महीने के अंदर अंदर मार्केट फिर से 15,000 से अब की बार 21,500 आई है।
तो ये भी सब क्या है, FIIs की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, जो मैं रोज डेली आपको रीडिंग करके आपके ग्रुप पे डालता था। आपका व्हाट्सअप चेक करोगे तो मैं डेली की कॉल पुट का रेशियो क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी का PCR क्या है, निफ्टी का क्या है, और FIIs की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्या है, ये रोज की रोज मैं आपको डालता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद इसका यूज आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे करने में से 1 घंटा लगता था सारा बनाने में, और मैं डालता था, मुझे लगा आप लोग यूज नहीं कर रहे, तो मैंने डालना बंद कर दिया। सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा शायद आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, या नॉलेज नहीं है उतनी कि आप उसे यूज कर पाए। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आया था कि सर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, वो बताएंगे, और आप डायरेक्ट डेटा पे चलेंगे कि FIIs हाई पे खरीद के भी प्रॉफिट में कैसे रहते हैं, और लॉ पर बेचकर भी प्रॉफिट में वो कैसे रहते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या है? देखिए, FII इंडेक्स में भी बाय करते हैं, राइटिंग थोड़ी बेकार है मेरी, स्टॉक में भी बाय करते हैं, और FII ऑप्शंस में भी बाय करते हैं। ऑप्शन वो किस चीज के हो सकते हैं, वो इंडेक्स के भी हो सकते हैं और स्टॉक के भी हो सकते हैं। ऑप्शन वो इंडेक्स के भी हो सकते हैं और स्टॉक के भी हो सकते हैं, यानी कि FII इंडेक्स के फ्यूचर में भी बाय करते हैं, स्टॉक के फ्यूचर में भी बाय करते हैं। तो दो चीजें तो ये हो गई, इंडेक्स के ऑप्शन में भी बाय करते हैं और स्टॉक के ऑप्शंस में भी बाय और सेल करते हैं। तो सब चीजों में वो वर्क करते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर DIIs की बात करें, तो DIIs को गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। क्या लगा रखी हैं कि इंडिया का पैसा है, इंडियंस का पैसा है, तो अपनी तरह से यूज नहीं कर सकता। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या? कि अगर तुझे पब्लिक ने पैसा इंडेक्स फंड में लगाने के लिए दिया है, तो तू इंडेक्स फंड में ही लगाएगा। अब उन्होंने खरीदने के लिए दिया है, तो तू सिर्फ खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। हाँ, अगर तुझे लगता है कि इन फ्यूचर मार्केट गिरने वाली है, तो तू थोड़ी बहुत हेजिंग कर सकता है। हेजिंग करने के लिए बेच सकता है, मतलब अगर 100 लॉट फ्यूचर के खरीदे हैं तो 100 ही बेच सकता है। कौन से वाले बेच सकता है? जितने का तूने स्टॉक खरीद रखा हो, उतने ही लेवल के आप शॉर्ट करके हेज कर सकते हो उन्हें, बस। चलिए, स्टॉक फ्यूचर खरीद सकते हो अगर तुम्हें डिलीवरी लेनी हो तो। स्टॉक फ्यूचर खरीद सकते हो अगर तुम्हें डिलीवरी लेनी हो, या फिर बेच सकते हो अगर तुम्हें हेजिंग करनी हो, या फिर वो स्टॉक अपना बेचना हो तो फ्यूचर में बेच के बाद में डिलीवरी दे दो। मतलब डिलीवरी लेने और देने के लिए ही स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हो, या फिर हेजिंग के लिए। कॉल और पुट में पोजीशन नहीं बना सकते। कॉल और पुट में DIIs पोजीशन नहीं बना सकते, सिर्फ हेजिंग के लिए बना सकते हैं, अगर उनके पास उतना स्टॉक पड़ा हो तो, उतने फ्यूचर पड़े हो तो। डेली की ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया। लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं, 15 दिन की, 1 महीने की, 3 महीने की, वो भी सिर्फ हेजिंग पर्पज के लिए, थोड़े टाइम के लिए। रोज की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए DIIs मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते ज्यादा। वो सिर्फ इतना इन्फ्लुएंस कर पाते कि आज हमने इतने में पैसा डाल दिया और आज हमने इतना निकाल दिया। तो DIIs के पास पैसा भी FIIs से कम है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, FIIs कौन होंगे? जो इंडिया के बाहर के बंदे होंगे, मतलब अमेरिका के होंगे, UK के होंगे, दुबई के हो सकते हैं, है ना, चाइना के हो सकते हैं, इंग्लैंड के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं इंडिया के अलावा। और DIIs कौन होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बड़ी पार्टीज होंगी। चलिए, अब किसके पास कितना पैसा, ये थोड़ा सा देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे FII और DIIs कैसे पैसा बनाते हैं। FII हाई पे खरीद के कैसे बना लेते हैं, और DII लो पे बेच के कैसे बना लेते हैं। इससे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, FII लॉन्ग पोजीशन। जब वो इंडेक्स बाय करते हैं तो FII बहुत सारे हैं, जैसे एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक सी है और एक डी है, और इस तरह से बहुत सारे। तो जब ABCD जो FIIs हैं, जो ABCD FIIs हैं, उसमें से कुछ बाय करते हैं, मान लीजिए इसने बाय किया, और कुछ सेल भी करते हैं। तो कुछ पोजीशन बाय की तरफ बन जाती हैं, कुछ सेल की तरफ बन जाती हैं। तो मान लीजिए बाय करने वाली पोजीशन 100 है, और सेल किए हुए हैं फ्यूचर FIIs ने 150। तो हम कहेंगे कि उनकी लॉन्ग पोजीशन कितनी है, लॉन्ग यानी कि 100 और डिवाइड बाई टोटल 250। तो ये आएगा 40%। लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन मतलब टोटल पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन कितनी है। तो टोटल पोजीशन हमारी हो गई 250, और उसमें से लॉन्ग है 100, तो 40% निकल कर आएगा। इसे हम बोलते हैं FIIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। तो FIIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 40%। अगर FIIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 10-15% के आसपास आ जाए, बाय करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लो पोजीशन हो गई। FIIs ने सिर्फ 10% बाय कर रखा है। ऐसा कब होगा? जब बाई में
तो 10 पोजीशन रह जाएंगी और सेल में 90 हो जाएंगी, तो टोटल 100 होगा। और 10% तब आएगा जब बाय में सिर्फ 10% पोजीशन होंगी। तो मतलब 90 लैक्स लॉट तो उन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं, और 10 लाख लॉट उन्होंने बाय किए हुए, तो मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट बन गए। इसे हम बोलते हैं ओवरसोल्ड पोजीशन। ओवरसोल्ड पोजीशन होगी तो वो शॉर्ट कवर जरूर करेंगे। और ऐसा भी 2-3 महीने पहले ही हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा है। 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था, मार्केट उस टाइम 16-17 हजार पे थी, और मैंने कहा था अब यहां से भागनी शुरू करेगी, और देख लीजिए उनसे लगातार भाग रही है। 19 हजार पे ज्यादातर लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया। सबको लगा 19 हजार हाई आ गया, अब तो बिक जाना चाहिए सब कुछ। मैंने मना किया, मैंने कहा 19 हजार पे बिल्कुल मत बेचना, अभी तो मार्केट और तेज भागेगी। मैंने आपको टारगेट दिए 21 हजार के, और देखिए 21 हजार आने में ज्यादा दिन नहीं लगे, 15-20 दिन के अंदर 21 हजार आ गई। 21 हजार पे लोगों को डर लगा कि 21 हजार पे गिरेगी। परसों की आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा अभी भी मत बेचना, अभी मार्केट और तेज भागेगी, शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है। क्योंकि मैं एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन को रोज रीड कर रहा हूँ कि वो कितना कवर कर चुके हैं और कितना कवर करना बाकी है। जब उनकी लॉन्ग पोजीशन 55% के आसपास हो जाएगी तब रुकूंगा मैं, और अब वो 55 के आसपास आ गई है, 52 आ गई है। तो 50 से लेके 52% तक आ चुकी है। थोड़ा सा पोजीशन और बढ़ेगी तो फिर ये कवर करना बंद कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इस महीने के 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन तक वो अभी और कवर करेंगे, और उनकी पोजीशन नॉर्मलाइज हो जाएगी इस महीने में। और नेक्स्ट मंथ में फिर मैं आपका डेटा रीड करके बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, एफआईआई लॉन्ग पोजीशन क्या है। मतलब एफआईआई ने अगर बाय किए हैं इंडेक्स 10 लॉट और सेल किए हैं 90, तो हम उसका टोटल कर लेंगे 100। तो बाय करे हुए ऊपर रख देंगे और नीचे टोटल कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा टोटल पोजीशन में बाय वाले लॉट कितने हैं। तो वो हो जाता है 10%। ये डेटा आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाता है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डेटा नहीं मिल रहा तो हम बता देंगे कहाँ मिलता है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और वहां से हम रोज की लॉन्ग पोजीशन निकाल लेते हैं रात को ही, और फिर आपको बता देते हैं कि अब आगे आने वाला क्या होगा। ये भी एक पैरामीटर है एनालिसिस का। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसके पास कितना पैसा है, एफआईआई के पास कितना पैसा है और डीआईआई के पास कितना पैसा है, कौन किसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके लिए मैं एक शीट और खोल रहा हूं। ये आ गई आपकी जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कि आपके पास एक एक कंट्री के पास टोटल कितनी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर वो देखते हैं कि उस प्रोडक्शन में से ही सेविंग होती है, और वो सेविंग ही इन्वेस्ट होती है। तो मतलब कितना पैसा आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है। तो मैंने ये वाली कंट्रीज लगा दी आपके सामने, और आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा जीडीपी किसकी है? सबसे ज्यादा 25,000 बिलियन। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, अमेरिका की जीडीपी कितनी है? 25,000 बिलियन, बहुत ज्यादा है। चलिए 25,000 बिलियन जीडीपी है, और पर कैपिटा इनकम कितनी है उनकी? मतलब एक बंदा एक एवरेज कितने डॉलर साल में कमा लेता है? $76,000। वहां पर एक गरीब से गरीब आदमी भी एक एवरेज इनकम जो है वहां पे $76,000 एक आदमी कमा रहा है, एवरेज। इसमें गरीब अमीर सब आ गए, उनका एवरेज है। मतलब कुछ बंदे $50,000 कमा रहे होंगे, कुछ 1 लाख कमा रहे होंगे, तो एवरेज आ गया $76,000। अब अगर किसी कंट्री में $50,000 से कम कोई कमा ही नहीं रहा है, वहां पर तो भत्ता भी मिलता है। अगर आपकी इनकम $50,000 से कम है तो आपको गवर्नमेंट देगी पैसा, आपकी इनकम $50,000 कर देगी। एक बेसिक भत्ता भी है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का। सेकंड नंबर पे कौन आता है? चाइना। चाइना कमाता तो 17-18 हजार बिलियन है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, यूएस से थोड़ा सा कम होने के बाद भी, लेकिन उसकी पर कैपिटल इनकम देखो सिक्स शेयर पे है। मतलब वहां पर एक बंदा 76,000 कमा रहा है, यहाँ पर सिर्फ $12,000 ही कमा रहा है। तो छठा हिस्सा होना क्यों है? क्योंकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो कम है, कम पॉपुलेशन पे भी वो $25,000 कमा रहा है। चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है, और वो $17,000 कमा लेता है फिर भी। और $17,000 और डिवाइड बाई पॉपुलेशन करके आ जाता है वैल्यू लगभग लगभग $13,000, $13,000 पर कैपिटल इनकम आ जाती है उनकी। ये भी कम नहीं होती, बहुत होती है। चलिए चाइना के बाद दूसरा नंबर पॉपुलेशन में आता है इंडिया का। इंडिया देखते हैं क्या है हमारी जीडीपी। इंडिया की जीडीपी है सिर्फ 3 ट्रिलियन की, लगभग लगभग 3,400 बिलियन। तो 3,400 बिलियन इंडिया कमा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमारी पर कैपिटल इनकम देखिए कितनी है? सिर्फ लगभग लगभग $2,400 पर ईयर पर पर्सन। अब $2,400 अगर बंदा पूरे साल में कमा रहा है, $2,400 का मैं ₹100 का एक मान भी लूं, तो लगभग 2.5 लाख साल की इनकम। अब 2.5 लाख में तो इंसान सिर्फ खा ही सकता है घर में बैठ के, वो सेव तो कर नहीं पाएगा। इसलिए हमारे देश में सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो बड़ा कम है। और जब हम सेविंग कम करते हैं तो डीआईएस को भी पैसा कम देते हैं, डीआईएस के पास ही पैसा कम है, तो वो बेचारे कैसे मार्केट को देखेंगे। तो अब समझिए, जितनी हमारे पूरे
पूरे देश की, पूरी कंट्री की जीडीपी है। जीडीपी का मतलब एक तरह से सेल समझ लीजिए, प्रॉफिट नहीं है, ये सेल है। जितनी हमारे देश की पूरी जीडीपी है ना, उसका 8 गुना अमेरिका वालों की जीडीपी है। और अमेरिका की पॉपुलेशन हमारे से कम 20 गुना कम है। मतलब हमारी पॉपुलेशन अमेरिका से 20 टाइम्स है। तो समझिए कि अगर हम इतने सारे बंदे मिलके इतना सा कमा पा रहे हैं, वो हमसे 20 गुना कम है, और वो इतना सारा कमा रहे हैं 8 गुना। तो यानी कि उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा है, और सेविंग भी ज्यादा ही होगी जब अर्निंग ज्यादा है तो वो सेविंग करके सारा पैसा किसको देते हैं? एफआईआईज को। उनके लिए वो एफआईआईज, हमारे लिए एफआईआईज है, वो अपने वाले डीआईज को देते हैं। फिर उनके पास इतना ज्यादा पैसा हो जाता है, वो सोचते हैं अमेरिका में तो हमने लगा ही दिया है इस पैसे को, चलो छोटी कंट्रीज में भी लगाया जाए। फिर वो चाइना, जापान, इंडिया और सब जगह लगाते हैं। अब उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो चाहे तो किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि एफआईआई के पास बे इंतहा पैसा है, हमारे से बहुत ज्यादा है। अगर हम अपना सारा पैसा भी डाल देना मार्केट में, तो भी हम एफआईआई का कंपटीशन नहीं कर सकते। आप लोग न्यूज सुनते हैं आजकल, तो रिटेल पीपल की चल रही है, रिटेल पीपल की वजह से एफआईआई को लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। किसी को कोई लॉस नहीं हो रहा। एफआईआई हमेशा से प्रॉफिट में थे और प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो डीआईआईज और और रिटेल पीपल दोनों को एक तरफ बिठा देंगे ना, तो भी उनसे झगड़ा कर लेंगे। उनसे ज्यादा पैसा है उनके पास, कई गुना पैसा है। तो अब जरा डिस्कस करते हैं इस बात पे कि वो कैसे पैसा कमाते हैं। एफआईआईज पैसा कैसे ज्यादा कमा लेते हैं इतने लो पे खरीद के, और डीआईआईज पैसा ओ एफआईआईज पैसा कैसे कमा लेते हैं इतने हाई पे खरीद के, और तब भी प्रॉफिट में रहते हैं, वो लो पे बेचते हैं। चलिए ठीक है। ये हमारी मार्केट है। अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक की, तो इस वाले सेशन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म साइडवेज, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड भी आया और डाउन ट्रेंड भी आया। शॉर्ट टर्म में तो अप और डाउन दोनों मिले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट साइडवेज रही। फिर यहां से लेके और यहां तक को हम बोलते हैं अप ट्रेंड, और यहां से लेके और यहां तक को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। फिर यहां से लेके यहां तक ये अप ट्रेंड शुरू हो गया, और यहां से लेके और यहां तक ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये साइडवेज हो गया, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। इतना सबके समझ में आ गया है। अब एफआईआई क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। टोटल 3 बंदे ही होते हैं मार्केट में, एक होते हैं एफआईआई, एक होते हैं डीआईआई, और एक होता है रिटेल पीपल। तीन ही बंदे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि आज पूरे दिन में 100 लॉट में ट्रेड हुआ है। 100 लॉट में ट्रेड हुआ मतलब 100 लॉट किसी ने बाय करे हैं, तो 100 लॉट किसी ने सेल भी करे होंगे, तभी तो 100 में हुआ। अब जरा ध्यान समझिए, एफआईआई के पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो जहां भी बैठेंगे ना, उन्हें सामने वाले के अगेंस्ट बैठना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डीआईएस भी बाय कर रहे हैं, डीआईएस ने 50 लॉट बाय कर लिए, और रिटेल पीपल सेल कर रहे हैं, उन्होंने 50 लॉट सेल कर दिए, तो एफआईए को क्या मिलेगा? जीरो। एफआईए को क्या मिलेगा? जीरो। अगर एफआईआई को 100 लॉट बाय करने का मन है तो कब कर सकते हैं? जब ये भी सेल कर रहे हो और ये भी सेल कर रहे हो, तभी तो बाय करेगा। अगर एफआईआई डीआई और रिटेल के साथ चलेगा तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एफआईआई की कैपिटल है ज्यादा। मान लीजिए एफआईआई को अपना 1,000 करोड़ का माल बेचना है। अगर एफआईआई को अपना 1,000 करोड़ का माल आज बेचना है, तो कब बेचेंगे? जब डीआईआई और रिटेल खरीदने को तैयार होंगे, और डीआईआई और रिटेल तो हमेशा लो पे खरीदते हैं। तो इसलिए हमेशा एफआईआई लो पे सेल करते हैं और हाई पे वो बाय करते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी कर नहीं पाते। अगर वो लो पर खरीदना चाहे तो कोई बेचने को तैयार ही नहीं होता। अगर मार्केट आज 12,000 आ जाए वापस 22,000 से, तो ना तो डीआईआई बेचेंगे, डीआईआई कहेंगे हम भी नहीं बेच रहे, और रिटेल पीपल भी कहेगा मैं नहीं बेच रहा। तो वहां पर एफआईआई खरीदेगा किससे? खरीदेगा तो वो तभी ना जब कोई बेचने को तैयार होगा। तो अब मुझे ये बताइए, किसको ये बात समझ में नहीं आई कि नहीं सर एफआईआई गलत करते हैं, उन्हें हाई पे नहीं खरीदना चाहिए और लो पे बेचना नहीं चाहिए? क्योंकि अगर वो ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे तो वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इंडिया में क्या, किसी भी कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्री है
वो किसी भी कंट्री में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, बस उन्हें अपनी कंट्री में ही जाना पड़ेगा, ना वो खरीद पाएंगे ना वो बेच पाएंगे, क्योंकि लो पे वॉल्यूम नहीं आएगा बेचने वालों का, बेचने वालों का वॉल्यूम नहीं आएगा। मतलब अगर वो 10,000 करोड़ लगाना चाह रहे थे, तो अगर वो वहां पर खरीदने बैठेंगे तो उन्हें मिलेगा 500 करोड़ का सिर्फ। वो बेचारे 10,000 करोड़ तो कभी लगा ही नहीं पाएंगे। लो पे खरीदने बैठेंगे तो उन्हें 500 करोड़ से ज्यादा का माल नहीं मिलेगा। बचे हुए 9,500 करोड़ पड़े रहेंगे उनके पास। 500 करोड़ पर उन्होंने 50 करोड़ कमा भी लिए, 100 करोड़ कमा भी लिए, तो उनकी 10,000 की कैपिटल पे क्या फर्क पड़ जाएगा 100 करोड़ से? उनके लिए तो ऐसा लगेगा दान दक्षिणा हो गई मेरे साथ। तो उनको ये उनकी उनके लिए बिल्कुल उनके वो परेशान है इस चीज से। और ये उनको ऐसा ही करना पड़ता है कि जब सब बेच रहे होंगे तो वो खरीदेंगे, और जब वो सब खरीद रहे होंगे तो वो बेचेंगे। अब वो दिमाग ऐसा लगाते हैं कि हमें यहां से भी प्रॉफिट हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे प्रॉफिट करते हैं। लेकिन कैश की मार्केट में और फ्यूचर की मार्केट में हमेशा ऐसा ही करते हैं कि जब सब बेच रहे होंगे तो वो खरीदेंगे, और जब सब खरीद रहे होंगे तो वो बेचेंगे, और उसके बाद ही वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करके पैसा कमाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इतने में तो वो अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकता है या चैट में भी डाल सकता है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट सेशन। सर ट्रेडिंग जैसे जीरो सम गेम है, मतलब एक अगर प्रॉफिट कर रहा है तो दूसरा लॉस करेगा, तो यहाँ बिल्कुल। पे विन विन सिचुएशन कैसे बन जाएगी डीआईआईस के लिए भी और एफआईआईस के लिए भी? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और किसी का क्वेश्चन, मैं अगला क्वेश्चन यही लूंगा, और किसी का कोई बता देते हैं। अब हमारे पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर ये जीरो सम गेम है, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई बाय कर रहा है तो ही तो कोई सेल करेगा, अगर कोई सेल करेगा तो कोई बाय करेगा। तो ये जीरो सम गेम है सर। अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को तो लॉस भी होगा। तो सर लॉस में कौन रहता है? चलिए मैं आपको जीरो सम गेम बता देता हूँ। रिटेल पीपल लॉस में रहते हैं हमेशा। हमेशा जब भी लॉस होगा वो रिटेल का होगा, ट्रेडर का होगा। लॉस में हमेशा ट्रेडर रहता है। सेबी ने भी बताया 90% ऑफ द ट्रेडर आर सफरिंग लॉसेस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और ट्रेडर हमेशा फ्यूचर और ऑप्शन में ही काम करता है, और 90% वो लॉस में रहता है। बिल्कुल सही बात है। और ये अगर आप उसके बाद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले तो आपको उन 10% में होना पड़ेगा, और उन 10% में होने के लिए नॉलेज होनी जरूरी है। और आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि विनिंग पार्टी कौन है, इस टाइम पर विनिंग पार्टी कौन है। चलिए, 10 मिनट में आईआई होते हैं, एक डीआईआई होते हैं, एक रिटेल पीपल होता है यानी कि आप और हम लोग। तो सर इसमें एक का प्रॉफिट होगा तो एक का लॉस होगा। चलिए, अब आप कहते हो सर डीआईआई ने हाई पे खरीद लिया, ओ सॉरी डीआईआई ने लो पे खरीद लिया। डीआईआई ने यहां पर बाय किया जब मार्केट यहां थी, फिर मार्केट जब यहां गई तो डीआईआई ने सेल कर दिया, तो डीआईआई का प्रॉफिट हो गया सर, डीआईआई का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब यहां पर डीआईआई ने सेल करा तो यहां पर एफआईआई ने बाय कर लिया। जब यहां पर एफआईआई ने बाय कर लिया तो एफआईआई ने यहां लाकर सेल कर दिया, तो यहां पर एफआईआई भी प्रॉफिट में हो गया। लेकिन जब यहां एफआईआई ने सेल करा तो बाय किसने करा? अब या तो यहां पर रिटेल पीपल बाय कर रहा है, या फिर यहां पर कौन बाय कर रहा है? डीआईआई। लेकिन जब कोई बाय करेगा तो ही तो सेल करेंगे। एफ आई आई हाई पे बाय करते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी नए हाई बन जाते हैं। जैसे एफ आई आई कब से बाय कर रहे हैं? 19,000 से। आप सबने कहा बेच दिया अपना माल? 19,000 पे। 15,000 पे डीआईएस ने बाय करा, 19,000 पे सेल कर दिया। आप डेटा देख लो, 19,000 पे एफ आई आई बाय कर रहे थे रोज की रोज, और डीआईआई सेल कर रहे थे। कैश का डेटा भी मैंने आपको कल फिर मैंने ग्रुप पे डाल रखा, उसमें से देख लीजिए। तो जब 19,000 आया, 15,000 पे डीआईआई ने बाय कर लिया और 19,000 पे जाके सेल कर दिया, तो डीआईआई का प्रॉफिट हुआ 15,000 से लेकर 19,000 तक। और एफआईआई ने 15,000 तो पे तो सेल कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं अब मेरे को शॉर्ट कवर करने हैं, तो अब उसने 17,000 से लेके 19,000 तक बाइंग कर ली पूरी हाई पे। आपके हिसाब से 19,000 हाई था, तो एफआईआई ने 19,000 पे बाइंग कर ली, और अभी मार्केट आ गई है 21,500। अभी भी एफआईआई बाइंग कर रहे हैं। कल 9,000 करोड़ की बाइंग थी, उससे एक दिन पहले 5,000 करोड़ की बाइंग थी, उससे एक दिन पहले 4,000 करोड़ की बाइंग थी, और जो कैश में थी वो तो थी। फ्यूचर में भी 8-8, 10-10 करोड़, 21,000 करोड़, 50,000 करोड़ की बाइंग हो रही है। डीआईआई से इतना एक महीने में भी नहीं खरीदते, इतना वो एक दिन में खरीद लेते हैं। तो अगर उन्होंने 15,000 पे जितना डीआईआई ने खरीदा होगा ना, 15,000 से लेकर 19,000 तक जितना खरीदा होगा, उन्होंने उतना एक ही दिन में कवर कर दिया। काम ही खत्म हो गया। अब समझिए, एफआईआई ने क्या करा, 17,000 से खरीदना शुरू करा, मार्केट को 19,000 भी वही लेकर गए, अभी भी खरीद ही रहे हैं, और 21,500 भी वही लेकर गए, और खरीदते ही रहेंगे। कब बेचेंगे? अच्छा आप मुझे बताइए, मोदी जी विन, फाइव ठीक फोर है, फाइव 315 पिछले साल जीते थे, पिछली बार 5 साल पहले। अगर मान लीजिए 525 में से 425 मोदी जी जीत जाएं तो क्या होगा? अगर सिर्फ 300 भी जीत गए ना, 315 भी जीत गए, तो भी मार्केट रैली करेगी।
अब सोचिए, मैं कह रहा हूं 425 जीत गए, 480% सीटें मोदी जी के पास ही आ गई, तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि अगले 20 साल बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर इतनी सीटें आ गई, 425 सीट्स आ गई ना अगर, तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि अगले 20 साल, अगले 4 बार बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और मार्केट रैली करेगी। कहां तक करेगी? 30,000 तक। अब उस 30,000 पे खरीदने की कौन खरीदेगा? 21,500 पे कोई नहीं खरीदेगा। आप सब डरे बैठे होंगे, अरे यार 15,000 से 21 आ गई, 21 पे खरीद भी लोगे ना तो 23,000 पे बेच दोगे। लेकिन उस 23 पे कौन खरीद रहा होगा? एफआईआईज। और एफआईआईज मार्केट को ले जाकर कहां खड़ी कर देंगे? 30,000 पे। और जिस बंदे ने 19,000 पे बेच दी थी ना, ये सोच के कि भाई अपनी मार्केट भागने की, और जब 1.5 या 2 साल के अंदर वो 30,000 हो जाएगी, और वो 1.5 साल से बेचारा छोटे छोटे ट्रेडिंग कर रहा होगा, और उसे समझ में आ जाएगा कि अब 30,000 पे मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट 30 से 32, 32 से 28, 28 से 32 झूलती रहेगी, तो फिर रिटेल पीपल मार्केट में दोबारा आएगा। और जब रिटेल वाला बंदा मार्केट में दोबारा आएगा, बस उसी दिन एफआईआईज बेच देंगे। और वो एक ना एक दिन आएगा ही आएगा, और वो हमेशा पॉजिटिव न्यूज का इंतजार करते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज होगी जिसकी वजह से रिटेल पीपल खरीदने आएगा, तो वो अपना माल हल्का करते हैं। और जब भी कोई नेगेटिव न्यूज होती है जिसकी वजह से रिटेल पीपल बेचने आएगा, तो वो खरीद लेते हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज उन्हें पूरा ध्यान रखते हैं, वो कितने टाइम बाद कौन सी न्यूज आनी है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके हिसाब से वो अपना ट्रेडिंग करते हैं। वो प्रॉफिट और लॉस कैश में तो मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया, लेकिन सर फिर भी ये हमेशा हाई पे ही खरीदते हैं और लो पे ही बेचते हैं। हाई से हाई पे तो चलो एक आधा ही होता है, कभी कभार की होता है ऐसा कि हाई पे खरीद के और हाई बना लिया, लेकिन हाई पे कौन सा रिटेल पीपल खरीदने आ जाएगा? अगर एक रिटेल को 19,000 पे नहीं उसने खरीदा, तो 22,000 और 23,000 पे कैसे खरीद लेगा? तो ये एफआईआई अल्टीमेटली प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? मुझे लगता है कि आप इस चीज से कन्विंस नहीं होगे कि ये 21,000 पे खरीद के 23,000 पे बेचने के लिए इन्होंने खरीदा होगा। मैं भी नहीं हूं। लॉजिक कुछ और है एफआईआईज के प्रॉफिट बनाने का, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें एफआईआईज ने पोजीशन बनाई है और वो बहुत जल्दी डबल होने वाला है शेयर। मैंने लगभग 2 महीने पहले शोभा डेवलपर दिया था, शोभा। किसने मेरे कहने पे लिया था? व्हाट्सएप ग्रुप पे कई बंदों ने बताया कि सर हमने लिया था। मैंने 650 पे बताया था और 1,000 रुपए का टारगेट दिया था, सिर्फ 2 महीने पहले बताया था, और आज वो 1,050 है। मेरे कहने पे किसने जील लिया था? इस क्लास में राजन जी हैं, उन्होंने लिया था जील। मैंने ही दिलवाया था उन्हें, 250 रुपए पे दिलवाया था, आज से 3 महीने पहले, 250 रुपए पे। और मैंने कहा था ये 350 हो जाएगा, पहला टारगेट 300 दिया था, अब रिवाइज करके मैं 350 कर दिया उसका टारगेट। 1 महीने में ही 300 हो गया था। अब 300 से वापिस 280 पे है इस टाइम, लेकिन 300 320 तक ही घूमकर आ चुका है, और 300 का मेरा टारगेट था। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आजकल जो जील है आपका 270 के आसपास चल रहा है, 270 से 280 के बीच में, ये 350 जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। यानी कि यहां से 70 रुपए ऊपर 25% का रिटर्न, 25% का रिटर्न जील देगा आपको अगले 1 1.5 महीने के अंदर। तो मैंने आपको तो जील बताया, शोभा का टारगेट पूरा हो चुका है, उसमें से एग्जिट कर जाओ, 1,050 चल रहा है, बेच दो। 650 पे खरीदवाया था, आपका पैसा लगभग डबल हो गया है 2 महीने के अंदर कैश में। चलिए, जील मैं कह रहा हूं खरीद सकते हो, करूर वैश्य बैंक खरीद सकते हो, करूर, करूर वैश्य बैंक कैश में खरीदना पड़ेगा, फ्यूचर का स्टॉक नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया खरीद सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया बहुत लो पे चल रहे हैं, अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, बीच में चल रहे हैं हाई और लो के, आप इन्हें खरीद लीजिए। 25-30% की रिटर्न तो आपको 2-3 महीने में ही मिल जाएगी, करूर वैश्य बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ये पिक्स में कैसे निकालता हूं ये किसी क्लास में समझाएंगे, क्या क्या चीज चेक करता हूं मैं। आज की क्लास में सिर्फ एफआईआई डीआई की पोजीशन कैसे प्रॉफिटेबल रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एफआईआई कैसे प्रॉफिट करते हैं। चलिए एफआईआई को छोड़िए, मैं आपको एक तरीका बताते हैं, अगर इस तरह से ट्रेडिंग करें तो कैसा रहेगा, ध्यान समझिएगा। डीआईएस के पास 1,000 बिलियन डॉलर ही है, हमें पता है। डायरेक्ट रिटेल पीपल की अगर बात करें, आप और हम, हमारे पास 100 बिलियन डॉलर है अभी के हिसाब से। दोनों का मिला के कितना हुआ? 10,000, सॉरी 10,000 और 1,000, तो दोनों के मिलाकर कितना हो गया? 11,000 बिलियन डॉलर। लेकिन एफआईआई के पास कितना है? 50,000 बिलियन डॉलर। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी बंदे का 50,000 बिलियन डॉलर है और वो चाहे तो 50,000 बिलियन डॉलर और भी ला सकता है, उस पे इतना पैसा है, और उसके सामने जो बंदे खड़े हैं उसके पास टोटल मिला के 11,000 बिलियन डॉलर, वो चाहे तो और नहीं ला सकते। 11,000 ही है, लिमिटेशन है। और उस 11,000 में भी वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एफआईएस के अगेंस्ट ही रहते हैं, वो 11,000 आपस में भी लड़ते रहते हैं।
कि आधे लोग तो बाय कर रहे हैं, आधे लोग सेल कर रहे हैं। और ऐसा एफआईआई में भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है ये वाला एफआईआई और ये वाला एफआईआई बिल्कुल सेम करेंगे, एक बाय कर सकता है और एक सेल भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि एफआईआई के पास हमारे से 10 गुना पैसा है, और अगर वो चाहे तो 10 गुना और भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक उनका बना है। उन्हें जरूरत पड़ गई कभी पैसे की तो वो तो करेंसी छाप देंगे, डॉलर छाप देंगे, लोन मिल जाएगा। आईएमएफ उनका है, वर्ल्ड बैंक उनका है, सब कुछ है उनके पास। और छोटी कंट्रीज की अगर हम बात करें, चाइना भी हमारे पास पैसा लगाता है हमारे यहाँ, उसके पास भी हमसे 2-3 गुना पैसा है। वो सब मैं आपको जीडीपी की पूरी दिखा चुका हूँ शीट। वहां से आपको पता चला कि इंडिया जीडीपी के मामले में 5th पे है, अभी 5th नंबर पे है। तो पहली बात तो जीडीपी के मामले में ही हम 4 बंदे हमसे आगे हैं, और वही 4 बंदे हमारे इन्वेस्ट करते हैं, बाकी छोटी कंट्री तो हमारे इन्वेस्ट भी नहीं करती। यानी कि अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे कम पैसा हमारे पास खुद के पास है। तो सबसे कम पैसा हमारे पास खुद के पास है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इस मार्केट को कौन करता है? जिसके पास पैसा ज्यादा है। तो यानी कि हमें समझ में आ गया, इंडियन मार्केट को एफआईआईज ही इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि एफआईआईज बेच रहे थे और मार्केट नहीं गिरी, ठीक है, मार्केट नहीं गिरी तो एफआईआईज कवर कर लेंगे। वो अलग तरीके से कमा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे एफआईआईज को लॉस हो रहा है। क्योंकि जब आपको ऐसा लगेगा एफआईआईज को लॉस हो रहा है तो आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो उन्हें वॉल्यूम मिलेगी। आप दोगे तो वो लेंगे ना। अगर आप देने को ही तैयार नहीं हो तो वो लेंगे कैसे? अगर आप अपना स्टॉक सेल नहीं करेंगे तो वो बाय कैसे करेंगे? तो वो चाहते हैं कि आपके मन में ये बैठ जाए कि एफआईआईज लॉस में है, और अगर एफआईआईज लॉस में होंगे तो आप ज्यादा ज्यादा करोगे वो काम, तो एफआईआईज को ज्यादा ज्यादा मिलेगा, और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा कि एफआईआईज के पास पैसा हमारे से 5 से 10 गुना ज्यादा है, 5 से 10 गुना ज्यादा है। तो वो मार्केट को, हमारी मार्केट को वो चाहें तो कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं, उनके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं एफआईआईज के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। एफआईआईज कैश में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं। चलिए, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन में एफआईआईज ने काम किया। अब आप कहते हैं कि एफआईआईज ने हाई पे खरीदा, एफआईआईज ने हाई पे खरीदा। मैं फिर से वो मार्केट बना रहा हूं। मार्केट इस तरह से चली, चलिए इस तरह से चली मार्केट, हाँ जी। तो कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस में काम करते हैं एफआईआई। अब आप कहते हैं कि वो हमेशा हाई पे बाय करते हैं, हाई पे बाय करते हैं और लो पे सेल करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, मैं इनको ना फिगर दे देता हूं। ये मार्केट थी आपकी, मान लीजिए 15,000, फिर ये मार्केट है आपकी 16,000, फिर ये मार्केट है आपकी 19,000, और ये आ गई आपकी मार्केट 21,000, और ये आ गई आपकी मार्केट 25,000। बीच में 23 ले लीजिए और एक 25 ले लीजिए। चलिए इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे कि हम कर पाए काम। ठीक है जी। अब हमने, अब यहाँ 23 हाई था, 23 के बाद ये मार्केट चली गई यहाँ, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे चली गई। तो अभी हम 25 तक की बात करेंगे, यहाँ तक 25 तक जाएगी मार्केट। तो वो कैसे काम करते हैं एफआईआईज, जरा ध्यान समझिएगा। एफआईआईज ने यहाँ पर, आपके हिसाब से एफआईआईज ने यहाँ पर सेल किया होगा, सेल किया। तो ऐसा क्या कारण था कि 15,000 पे एफआईआई सेल कर रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था एफआईआई अगर यहाँ पर सेल करेंगे तो ही डीआईएस बाय करेंगे। तो अगर थोड़े से अगले पॉइंट की बात करते हैं, 16,000 से मार्केट वापस 15 आई, यहाँ 16 पे डीआईएस ने बाय कर लिया, सॉरी सेल किया। डीआईएस ने सेल किया तो यहाँ एफआईआई ने बाय किया 16। अब हम एफआईआई की बात करते हैं, 16,000 पे उन्होंने बाय कर लिया कैश में, कैश में 16,000 पे बाय किया एफआईआई ने। तो उनके पास क्या आ गया, ये मार्केट 16,000 पे डीआईआई 10,000 करोड़ का माल या 10 लाख करोड़ का माल बेचना चाहते थे। तो एफआईआई ने सोचा कि अगर मैं यहां पर खरीदूंगा तो मुझे 10 लाख करोड़ का माल मिल जाएगा, और अगर यहां ना खरीदा तो मार्केट तो वैसे ही वो गिरा गिरा के 12,000 ले जाएंगे। लेकिन वो 10,000 करोड़ का माल किसको मिल जाएगा? फिर रिटेल के हाथ में चला जाएगा। भाई डीआईएस बेचेंगे और रिटेल ले लेगा, तो एफआईएस को क्यों मिलेगा? और अगर 16,000 का खरीदा हुआ माल 12,000 आ जाए तो
तो फिर रिटेल पीपल भी नहीं बेचेगा, तो मार्केट किसके हाथ में हो जाएगी? डीआईआईज और रिटेल के हाथ में। एफआईआईज के हाथ में ना कुछ रहेगा तो उसे छोड़कर जाना पड़ेगा इंडिया कहीं और, कहीं और की मार्केट में पैसा लगाएगा। अगर उसे पैसा लगाना है तो उसे हमेशा तब लगाना पड़ेगा जब डीआईआईज और रिटेल पीपल बेच रहे हो। तो जब 16,000 पे यहाँ पर डीआईआईज और रिटेल पीपल ने बेचा, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगी, तो वहां पर एफआईआईज ने खरीद लिया, क्योंकि कैश में पोजीशन खरीदने का मेन है, कैश में पोजीशन खरीदना मुश्किल है। फ्यूचर में तो आप 10 लाख करोड़ का एक दिन में खरीद लो, वहां पर आपको टर्नओवर मिल जाती है, कैश में नहीं मिल पाती, क्योंकि कैश का शेयर अगर मेरे पास है तो मेरे पास ही है, कहीं और से मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर 16,000 पे एफआईआईज ने बाय किया, लेकिन ये भी बात उन्हें पता थी कि 16,000 से मार्केट गिरेगी, कोई नेगेटिव न्यूज होगी, तभी तो डीआईआईज ने सेल किया। साइड बाय साइड उन्होंने यहाँ पर फ्यूचर कर दिए शॉर्ट। अब फ्यूचर में क्या होगा, इतनी ज्यादा टर्नओवर नहीं मिली होगी कि पूरे 16,000 करोड़ का ही शॉर्ट कर पाए, पूरे 16,000 करोड़ को बाय कर पूरे हेज कर पाए। तो मान लीजिए 8,000 करोड़ के उन्होंने यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट कर दिए, और मिल जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ये शॉर्ट कर रहे होंगे तो डीआईएस बाय कर रहे होंगे। कैसे? डीआईएस के पास पहले 16,000 पे जो उनके पास 1 लाख करोड़ का माल था, वो उसे हेज करके बैठे हुए होंगे। हेज करके बैठे होंगे मतलब सेल करके बैठे होंगे। सेल करके बैठे होंगे तो जब आज उनका माल बिक जाएगा तो वो भी उसे कवर करेंगे, तो जो सेल किया हुआ था फ्यूचर में वो उसे बाय करेंगे, और इस बाय वाली पोजीशन को ही ये लोग शॉर्ट करेंगे। तो मतलब, लेकिन वो पूरा का पूरा हेज नहीं करते डीआईआईज। अगर उनके पास 100 रुपए का माल है तो वो 50 रुपए का हेज करते हैं। यानी कि अगर 16,000 पे उन्होंने 1 लाख करोड़ का माल दिया होगा तो 50,000 करोड़ को तो मिल ही गया होगा। तो इस 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ का माल तो इन्होंने यहाँ फ्यूचर में हेज कर लिया, और 50,000 करोड़ का माल इन्होंने ऑप्शंस में हेज कर लिया, कॉल ऑप्शन बेच के या पुट ऑप्शन खरीद के। ज्यादातर एफआईआई कॉल ऑप्शन बेच के हेज करते हैं, और अगर उन्हें लगे कि स्टीप डाउन जाएगा तो पुट खरीद के भी करते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, कैश का माल मिलना बाद में मुश्किल है, तो कैश में वो हाई पे खरीदते हैं, लेकिन वहीं के वहीं से हेज कर लेते हैं। तो उन्होंने ये 1 लाख करोड़ का माल कैश का यहाँ खरीद लिया जब मार्केट थी 16,000, और उसमें से आधा माल तो फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया और आधा माल आपने कर दिया ऑप्शंस में शॉर्ट। तो जब मार्केट इस 16,000 से 15,000 आई, तब तक डीआईएस बेच ही रहे होंगे रोज। 16,000 से 15,800 आने पे भी सेल हुई होगी, 15,800 से 15,600 आने पे भी सेल करते करते डीआईआईज ही सेल कर रहे होंगे, और उस हाई पे एफआईआईज खरीद रहे होंगे। और 15,000 पे आने के बाद क्या होगा, अब डीआईएस खरीदना स्टार्ट करेंगे। तब तक एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ तो एक ही दिन में खरीद लिया था। 15,000 आते 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 इन्होंने 10 लाख करोड़ का माल अपने पास कर लिया होगा इकट्ठा कैश में, और उस 10 लाख करोड़ के माल को यहाँ पर हेज भी कर लिया होगा। और धीरे धीरे वो मार्केट आएगी 15,000 पे, जहां पर डीआईआईज बाय करना स्टार्ट करेंगे। जब डीआईएस बाय करना स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे? रिटेल पीपल से, क्योंकि एफआईआई नहीं बेचेगा अभी, उसने तो 16,000 पे खरीद के 15,000 तक हेज करके रख लिया। अब वो यहाँ 15,000 पे जब मार्केट में डीआईएस की बाइंग की एंट्री शुरू होगी, तो एफआईआई को भी पता है यहाँ से मार्केट बढ़ेगी, तो वो वहां पर क्या करेगा, सबसे पहले अपनी फ्यूचर की पोजीशन काटेगा और मार्केट को और बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन बेच रखे हैं। उतने तक बढ़ने देगा कि कॉल जीरो हो जाए, उतना तो बढ़ने देगा, बाउंस बैक तो होने देगा, लेकिन स्टीप रिकवरी नहीं देगा, क्योंकि अभी उसे कॉल ऑप्शन में से निकलना है। तो वो अपनी कॉल ऑप्शन को एक्सपायर करेगा, और उसने इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कॉल ऑप्शन बेच रखी होती है कि सामने वॉल्यूम नहीं मिलता कि वो उसे बीच में कवर कर सके। उसे उसे एक्सपायरी तक रोकना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी है, इतने तो बायर भी नहीं है, सारे बायरों को भी दे देगा तब भी उसकी क्वांटिटी खत्म नहीं होगी, इतनी ज्यादा सेल की होती है। तो इसलिए वो उसे एक्सपायर जीरो ही कराएगा, या कुछ पैसे में 10-20 पैसे, 50 पैसे, 10 रुपए, 20 रुपए में एक्सपायर कराएगा। तो उसे वो वाला महीना तो बिताना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बस इस महीने रुक जाओ, जैसा कि मैंने लास्ट मंथ कहा भी था कि बस इस महीने रुक जाओ। 28 तारीख को आपकी एक्सपायरी हुई, 29 से मार्केट में रिकवरी शुरू, और आप देख लो मार्केट कहाँ है 1.5 महीने के अंदर अंदर। 1.5 महीना पहले मैंने कहा था बस ये एक्सपायरी तक रुक जाओ, और अगले दिन से ही देखना मार्केट कैसे भागेगी, और यही हुआ। 28 में एक्सपायरी नीचे हुई, 29 में गैप अप ओपनिंग थी 300 पॉइंट की, और रोज रोज गैप अप गैप अप गैप अप ही हो रही थी। और मैंने बताया भी था आपको ये सब कि आज एक्सपायरी के दिन खरीद के चले जाओ, एक लॉट भी, अगर एक कॉल भी खरीद लो वो 1 लाख दे जाएगी 1 महीने में। ये बता कर दिया था कि 5-7 हजार रुपए लगेंगे निफ्टी की एक कॉल खरीदने में, और वो 1,05,000 की हो जाएगी खरीदी हुई 1 महीने में। और ऐसा हुआ भी, कहा मार्केट कितनी नीचे और वहां से 21.5 डायरेक्ट आ गई। चलिए, तो आप समझिए कि उनका बेसिक फंडा क्या है, कि चलते वो भी वैसे ही हैं, उन्हें भी पता है कहां से मार्केट बढ़ेगी कहां से घटेगी, लेकिन कैश का माल उन्हें अपने पास रखना जरूरी है, तभी तो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो हाई पे कैश में माल खरीदते हैं, जिससे कि
अब इस मार्केट को हम अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर पाए, और ज्यादातर हैवी वेट्स खरीदते हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। ये सबसे ज्यादा पोजीशन इन दो में एफआईआईज की है। पूरी कंपनी के मालिक है एफआईआईज। एचडीएफसी बैंक में 35% पोजीशन तो एफआईआईज की है। रिलायंस इंडस्ट्री में भी लगभग इतनी पोजीशन एफआईआईज की है। मतलब डीआईआईज के पास कम है माल, एफआईआईज के पास डबल से भी ज्यादा है। सीधे ऑनर से बात करेंगे ना, जो प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप से ज्यादा एफआईआईज की होल्डिंग होती है इन दो चीजों में। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एफआईआईज की होल्डिंग ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, ये हैवी वेट्स हैं। अब वो अपने हिसाब से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। जैसे उन्होंने एक डिसाइड कर लिया उन्होंने कि मुझे इस बार मार्केट 23,000 तक ले जानी है, तो 23,000 तक ले जाने के लिए वो क्या करेंगे, 21,000, 20,000, 22,000 के पुटे बेच देंगे, पुट कर देंगे सेल। क्योंकि इतनी हाई पे सबको लग रहा है मार्केट यहाँ से एक बार तो गिरेगी, एक बार तो गिरेगी। गिरने के चक्कर में सब पुट बाय कर रहे हैं, और वो कौन कर रहा है, सेल, एफआईआई सेल कर रहे हैं। अब मार्केट को उन्होंने जब 15,000 से 21,500 लाए होंगे, और अभी 22,000 लेकर जाएंगे, 23,000 लेकर जाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, पुटे सेल करते हैं, और सारी जीरो हो गई। पिछले 1.5 महीने में जितनी पुटे उन्होंने सेल करी, वीकली में भी, मंथली में भी, वो सब जीरो होती चली गई। और उन्होंने इतना पैसा पोजीशन बाय करके नहीं कमाया जितना पैसा उन्होंने पुटे सेल करके कमाया, क्योंकि वो 5 दिन में ही हो जाती है खत्म। उसमें टर्नओवर भी अच्छा मिलता है उन्हें, और टाइम डिके भी मिलता है, प्लस प्रीमियम भी मिलता है। और वो उतने लेवल तक ऊपर ले आते हैं जितने लेवल की उन्होंने बेच रखी थी। फिर उसे नीचे ले आते हैं थोड़ा सा एक दिन के लिए, और फिर से पुटे बेच देते हैं वहां पर, फिर अगले दिन बाउंस बैक ले लेते हैं ऊपर। क्योंकि हल्की सी मार्केट 100 पॉइंट नीचे हुई, सबको लगने लगता है बस अब मार्केट गिरने स्टार्ट, अब तो 500 पॉइंट गिरेगी। सब पुटे खरीदते हैं, और बेचता कौन है, एफआईआई। हम क्या करते हैं, एक दिन पहले एफआईआई का डेटा पढ़ते हैं, और डेटा आपको बता देते हैं। और वो डेटा पढ़कर मैं एफआईआई की चाल समझता हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रिटेल का बंदा फंसे। रिटेल का बंदा फंसेगा तभी तो वो फंसेगा, तभी तो लॉस करेगा, और वो लॉस करेगा तो प्रॉफिट किसका होगा, इट इज अ जीरो सम गेम। अगर किसी का लॉस होगा तभी तो एफआईआई का प्रॉफिट होगा ना। तो एफआईआई फंसाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा डेटा चेक करिएगा, मैंने आपको डेटा दिखाया भी था कि 18,000 पे तो डीआईआई सेल कर रहे थे। 18,000 तक तो डीआईआई सेल कर रहे थे। 18,000 क्योंकि 15,000 पे खरीदा था, 15 पे खरीदा, 18 पे बेच दिया, 19,000 तक भी वो सेल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 19,000 क्रॉस किया, डीआईआईज भी बाय करने लगे। तो ये तो वही बात हो गई ना सर, कि पहले डीआईएस ने लो पे खरीदा, हाई पे बेच दिया, और फिर दोबारा से अब हाई पे ही, मतलब और जब हाई बनने लगे 19,000 ऊपर जाने, तो ये बाय करने लगे अब। तो मतलब अल्टीमेटली एफआईआईज ने जो 19,000 पे खरीदा था, उस 19,000 वाले माल को 21,000 और 22,000 पे खरीदने डीआईआईज आ रहे हैं ना। डीआईआईज भी आ रहे हैं, रिटेल वाले भी आएंगे, सब आएंगे। तो अच्छा बंदा कौन हुआ, दिमाग वाला कौन हुआ, जिसने मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के, डाटा रीड करके 19,000 पे सेल नहीं किया। जैसे ही 19,000 आने वाला था, मैंने एकदम से मैसेज भेजा 19,000 पे सेल नहीं करना है। 20,000 आया, मैंने फिर मैसेज भेजा नहीं सेल करना है। 21 आया, मैंने फिर मैसेज भेजा नहीं सेल करना है। 21 पे भी मैंने बोला था 2 दिन के अंदर 20,500 आ जाएगा, और देखो वैसे 350 बोला था पहले मैंने, 21,350 आ जाएगा, अगले दिन 350 आ गया, और अब मैं 500 बोल रहा हूँ, 500 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला डेटा पढ़ के बताएंगे आपको कि एफआईएस की चाल क्या है। हमें हमेशा, अगर ट्रेडर हो तो हमेशा एफआईएस के साथ बैठ जाओ। साथ बैठने का मतलब कैश वाली पोजीशन नहीं देखनी, फ्यूचर की पोजीशन को एनालिसिस करना है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो हमेशा डीआईएस के साथ बैठ जाओ। डीआईएस हमेशा लो पे खरीदते हैं और हाई पे बेचते हैं, और अगर हाई पे खरीदते भी हैं तो तब खरीदते हैं, उन्हें पता है मार्केट और तेज होगी, तो फिर वो अगले हाई पे बेचते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, 4 साल 5 साल का व्यू है कोई भी चीज खरीदने का, तो डीआईएस के हिसाब से चलो। और डीआईएस की फ्यूचर में कोई पोजीशन नहीं होती, वो सिर्फ कैश में काम करते हैं। तो डीआईएस का एनालिसिस करना भी इजी है। जब उनकी बाइंग की पोजीशन है तो आप भी खरीदो, जब उनकी सेलिंग की पोजीशन है तो आप भी बेचो, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 15 दिन, 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, सुबह शाम की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको एफआईआई की फ्यूचर पोजीशन का डेटा रीड करना पड़ेगा। कैश वाले डेटा से कुछ नहीं होगा। कैश वाला डेटा तो बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि जो रिटेल पीपल है वो फंस जाए। अरे 9,000 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग की है, बहुत बड़ी बाइंग है, मार्केट भागेगी, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। आज 9,000 करोड़ की बाइंग हुई है तो जरूरी नहीं है कल को मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। ये तो समझ में आ गया होगा कि एफआईआई हाई पे खरीद के प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से। ऑप्शन और फ्यूचर मार्केट से वो प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि कैश मार्केट में तो वो 9,000 करोड़ का खरीदते हैं, फ्यूचर मार्केट में 50,000 करोड़ का खरीदते हैं। चलिए कल का डेटा दिखाते हैं आपको, मतलब पिछले एक हफ्ते का डेटा दिखाते हैं। दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई ने 29,733 करोड़ का, 29,733 करोड़ का बाय किया है दिसंबर में, और नवंबर में 7,000 करोड़ का।
तो इसके बाद हम एक डेटा मैं आपको और भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे। दिन की बात करें तो एफआईआईज ने कैश में 3570 की बाइंग की थी। और एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन बेचे थे। जरा ध्यान से देखिए कितने के बेचे थे, 43,000 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। और स्टॉक फ्यूचर तो चलो कोई खास नहीं। अब जरा ध्यान समझिए, एफआईआईज ने अगर 3600 करोड़ की बाई कर भी ली कैश में, तो उन्होंने ऑप्शंस बेच दिए 43,000 करोड़ के, सेल कर दिए ऑप्शन। मतलब क्या किया होगा मैं ये भी बता देता हूँ कौन से ऑप्शन सेल किए थे। ये हम डाटा देख के बता सकते हैं, डेटा आता है पूरा का पूरा मेरे से, जो पढ़ चुका है, जो कोर्स कर चुका है, मैंने उन्हें सिखा रखा है। और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं, एफआईआईडीआई का डेटा कैसे एनालिसिस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 3600 कैश में बाई करा, लेकिन 43,000 करोड़ के ऑप्शन सेल किए। अभी कौन से ऑप्शन सेल किए मैं बता देता हूँ। इन्होंने कुछ पुट ऑप्शन सेल की, पीई सेल कर दी। अब इन्होंने क्या समझा कि हम पीई सेल कर देंगे, जाओ, हाँ दे दो, ले दो, पीई सेल। अब उन्होंने पुट सेल की कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारी पुट्स जीरो हो जाएंगी। आप जरा ध्यान समझिए, यहां पर 3600 कैश में बाई किया हाई पे, और साइड बाय साइड इन्हें पता था कल को और बाय करने वाले हैं, कल अगले दिन तो उनकी प्लानिंग 9,000 करोड़ की बाय करने की थी। तो क्योंकि इन्होंने आज 3600 का बाई किया, तो साथ में इन्होंने 43,000 करोड़ की पुटे बेच दी और कहा मार्केट को यहां से ऊपर ले जाएंगे, पुटे हो जाएंगी जीरो। और ये 43,000 करोड़ ये एक या दो दिन में ही कमा जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 2 दिन बाद जिसकी एक्सपायर होगी वही बेचा होगा। ये 43,000 करोड़ जो इन्होंने सेल किया, ये पूरा इनकी पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पीई सेल कर दी इन्होंने। अब नेक्स्ट डे क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट डे इन्होंने मार्केट को कितने पॉइंट भगाया, 300 पॉइंट भगाया। उसके लिए इन्होंने 9,000 करोड़ की बाइंग करी। 9,000 करोड़ तो आपको दिख रहा है कि सर हाई पे बाय कर रहे हैं, 21,350 पे बाय कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए साथ में इन्होंने क्या किया, साथ में इन्होंने 6,500 करोड़ के ऑप्शंस और सेल कर दिए। 6,500 करोड़ के ऑप्शंस और सेल कर लिए, साथ में फ्यूचर भी बाय कर लिया, इंडेक्स भी बाय कर लिया। मतलब 9,000 करोड़ की तो बाय करी है, साथ में इंडेक्स भी बाय किया है, स्टॉक भी बाय कर रहे हैं और ऑप्शन सेल कर रहे हैं। अब ये ऑप्शन सेल जो कर रहे हैं 6,500 करोड़ के, ये कौन से हैं ये देखने पड़ेंगे। डेटा देख के पता चलेगा कॉल ऑप्शंस हैं या पुट। और 6,000 करोड़ के इतने कम होते हैं कि चाहे कॉल हो या पुट हो, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कल को मार्केट तेज है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट माइनस चल रही है। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट माइनस दिखा रही है इस टाइम पर, वो कल 100 पॉइंट गिर के बंद हुई है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कल मार्केट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि डेटा यही बोलता है। उस कैश के डेटा की वजह से नहीं बोल रहा हूं, फ्यूचर में बाइंग है। देखिए फ्यूचर में इंडेक्स ऑप्शन भी बाई की है, और आप देखिए स्टॉक फ्यूचर भी बाई किए हैं, तो यहां से मार्केट पॉजिटिव है। थोड़ा सा आपको ये और बता देता हूँ कि कितने परसेंट लॉन्ग पोजीशन है। मैं डेटा कैसे बनाता हूँ रोज वो दिखा देते हैं आपको। सबको मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही होगी, ये मेरा एफआई डेटा है, और ये मैं रोज एक्सेल शीट बनाकर ही आपको बताता हूँ कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, इंडेक्स कहाँ जाएगा। ये सब मैं शीट बना रखी है ये रही, और इसमें पर डे की आपको पूरी शीट मिलेगी, कितनी मेहनत करता हूँ वो देखिएगा। ये है थर्सडे 14th की। फ्राइडे वाला डेटा भी मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने बनाया नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ 14th में क्या हुआ था। 14th में हमने देखा कि एफआईआईज ने एफआईआईज ने 3,300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की थी। तो मैंने चेक किया कि ऑप्शन में क्या था, सॉरी ओपन इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ा। ओपन इंटरेस्ट देख के मुझे पता चला कि ओआई इंक्रीज हुआ, तो मुझे वहां से पता चल गया वो शॉर्ट करके गए। लेकिन शॉर्ट क्या किया वो अलग अलग देखते हैं। तो उसमें फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी चारों का अलग अलग डेटा भी साइट पे मिल जाता है, एनएससी की साइट पे। किसी को नहीं मिल रहा हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम बता देंगे कहाँ मिलता है। चलिए, तो हमें वहां से देखकर पता चला कि फाइनेंस निफ्टी में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हमें बैंक निफ्टी का देख के पता चला, थर्सडे का डेटा है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की तो वेडनेसडे हो जाती है। तो हमें देखकर पता चला कि बैंक निफ्टी में जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी वो सेल कर दी। वो सेल कर दी मतलब कि इन्हें लगता है कि बैंक निफ्टी भागेगी, तो आज ही सेल करके चले जाओ। तो थर्सडे को बैंक निफ्टी में से एग्जिट कर गए। मिड कैप निफ्टी में भी उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए। ये सब मुझे ऑप्शन डेटा और ओपन इंटरेस्ट देख के पता चलता है। शॉर्ट कवर कर लिए मिड कैप निफ्टी में, मतलब इनको कंफर्म था मिड कैप निफ्टी भी अगले दिन भगानी है, तो आज ही शॉर्ट कवर कर लो। और निफ्टी के फ्यूचर उस दिन एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन तो उन्हें बेचना पड़ता है। तो एक्सपायरी थी तो उन्होंने जो हेजिंग पोजीशन बनाई होगी वो वाली बेची है। मतलब नेगेटिव नहीं है ये,
एक्सपायरी की वजह से बेची। चलिए, तो फ्यूचर में डेटा से पता चला। अब ऑप्शन के डेटा पे जाते हैं। ऑप्शन के डेटा में हमने देखा, देखो निफ्टी की तो एक्सपायरी थी, चाहे कॉल खरीदी हुई हो चाहे पुट, वो बिक नहीं थे, वो एक्सपायर होने ही थे, मतलब बेच भी रखे होंगे तो वो खरीदे जाएंगे। तो ये डेटा तो हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो निफ्टी के ऑप्शन एक्सपायर हो गए, बात खत्म, मुझे छोड़ दीजिए। फिनेंस निफ्टी में हमने देखा उन्होंने शॉर्ट किया, मिड कैप निफ्टी में भी शॉर्ट किया और बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट किया। तो मुझे समझ में आ गया कि तीनों के ऑप्शन शॉर्ट करके गए, वो 42,000 करोड़ जो मैंने आपको दिखाए थे थर्सडे वाले, 42-43,000 करोड़ के शॉर्ट ऑप्शन करके गए थे। तो मैंने चेक किया पीसीआर। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो, कि पुट ज्यादा सेल हुई है कि कॉल ज्यादा सेल हुई है। अगर पीसीआर बढ़ रहा है तो इसका मतलब पुट ज्यादा सेल हुई है, अगर पीसीआर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कॉल ज्यादा सेल हुई है। तो मैंने फिर थर्सडे का पीसीआर चेक करा, जो एक दिन पहले क्या था और अब करंट डेट में क्या है। तो वो पीसीआर की मैंने शीट बनाई हुई है। तो मुझे वहां से पता चला कि पीसीआर रेशो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है मतलब बुलिशनेस, बुलिशनेस मतलब पुट ज्यादा सेल हुई है। तो मुझे समझ में आ गया तीनों चीजें शॉर्ट लिखी हुई है ना, सब पुटे सेल हुई है। 43,000 करोड़ की पुटे सेल हुई है। और मैंने एक दिन थर्सडे को ही आपको बोल दिया था कि मार्केट 350 दिखाएगी, बेचना मत। तो बहुत लोगों ने मेरी वजह से, मेरे कहने की वजह से अपना माल नहीं बेचा। बहुत सारे लोग निफ्टी के फ्यूचर खरीद कर ले गए, बहुत सारे लोगों ने निफ्टी की कॉलें खरीद के लेगी, और जिसने एक कॉल भी खरीदी ना, उसे 7-7 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक कॉल में। डबल हो गई कॉल अगले दिन। सबने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, ग्रुप पे भी पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वाली चीज उन्होंने उस दिन करी, और ये डेटा देखकर ही मैं आपको बताता हूँ कि अगले दिन आपको क्या करना है। मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूँ कि मुझे पता चल जाता है, या फिर मेरी एफआईआई से सेटिंग है भाई कल को क्या करने वाले मुझे बता दो। ये डेटा देखकर हम लोग बताते हैं आपको कि क्या होने वाला है मार्केट में। चलिए, फिर एक हमारी 3% की स्ट्रेटेजी आती है। जिन्होंने मेरे से कोर्स किया उन्हें तो पता है, जिन्हें नहीं पता वो दिखा देता हूँ कि मैं आपको कल बोला था पीईएल खरीदवा रखा है मैंने और वो भागा है, प्रॉफिट में है। मैंने आपको वीईडीएल खरीदवा रखा है वेदांता और वो भागा है, प्रॉफिट में है। आरबीएल बैंक मैंने कहा था खरीदने के लिए, आरबीएल और बीएचएल मैंने इसलिए नहीं कहा खरीदने के लिए, पॉजिटिव डेटा बना है, लेकिन इसलिए नहीं कहा कि लाइफ टाइम हाई पे है। उसके बाद मैंने इंडस टावर और आइडिया तो बहुत पहले खरीदवा के प्रॉफिट करवा भी दिया आपको। 10 मिनट में मीटिंग, वैसे भी हमारा काम खत्म हो गया है। तो ये हम सारा डेटा बना बना के आपको पिक्स देते हैं। कोई जादू नहीं है हमारा, कोई सेटिंग नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, लेकिन सब डेटा रीडिंग करके ही हम आपको देते हैं। सेल का डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ है, सेल बहुत भागेगा, 120 130 तक का टारगेट आएगा। उसके बाद अगला डाटा जो अच्छा बना हुआ है, पीईएल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बना हुआ है। और एक जो मैंने आपको कल कॉल दी थी वो ये है, देखिए, सेल, पीईएल, पीआई इंडस्ट्री, वीईडीएल, और ये सब मैंने आपको दे चुका हूँ। यही आप लोगों ने खरीद रखी है। फेडरल बैंक का भी अच्छा डेटा बना हुआ है, वो नीचे चला गया, वो परसों बना था डेटा। ये डेटा रोज चेंज होता है, हम इसे रोज रीडिंग करते हैं और ये पोजीशन बना के आपको बताते हैं। तो किसी को भी अपनी इस क्लास में कोई, अगर आपको लगता है मुझे कोई चीज समझ में नहीं आई या आपके कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हैं ही, आप उस पे शेयर कर दीजिए। अगर मैं उसे वहीं पर बता पाऊंगा तो मैं वहीं पर क्लियर कर दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे वीडियो बनाकर भेजनी पड़ेगी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि लाइव सेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो मैं लाइव सेशन फिर से रखूंगा। लेकिन वो ग्रुप मैंने बनाया है आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करने के लिए। और अगर कोई बड़ा डाउट होगा तो हम वीकली ऐसा एक लाइव सेशन रख सकते हैं। अगर उस सेशन में एक बंदा भी आएगा तो मैं सेशन रखूंगा। मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 5 7 10 बंदे होने ही चाहिए। अगर एक बंदे को भी प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए भी सेशन कर दूंगा लाइव, क्योंकि मैं शौक के लिए सब करता हूँ। मैं टीचिंग कर चुका हूँ पिछले 15 साल से। अभी मैं टीचिंग छोड़ चुका हूँ, मैं ऑनलाइन बस ये करता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। तो मैं टीचिंग पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं वीकली मंथली ऐसी क्लासेस करता रहता हूँ। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो मुझसे कहते रहते हैं सर करते रहा करिए। आज टाइमिंग की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए, क्योंकि मैं क्लास हमेशा रात को लेता हूँ 8 to 10। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से हमारा लाइव सेशन 8 to 10 रात के टाइम पर ही हो। और उसमें सब ज्यादातर फिर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ जाती है। सभी स्टूडेंट हमारे रात को ही फ्री होते हैं, सब ज्यादातर जॉब में है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप हमारे को ग्रुप पे डालिए। हमारा यूट्यूब चैनल है गुरुजी शिवम गुप्ता, उसमें बहुत सारी वीडियोस पहले से पड़ी हुई हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां आपको मिल जाएंगे उन वीडियोस को देख के। और इसी तरह की लाइव क्लासेस हैं जैसे आपने आज की, आप उन्हें देखिए, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और नॉलेज मिलेगी। और हमारा शेयर्स के नाम से ग्रुप है जो मैंने इस लिंक भेजा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंट्राडे कॉल्स और इन्वेस्टमेंट कॉल्स आती रहेंगी और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।